तो नेक्स्ट टाइप है टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? कनेक्ट करना। नाम जैसा है वैसा ही काम भी है। इसका काम है बॉडी को पूरा कनेक्ट रखना, ठीक है ना, बॉडी को सपोर्ट देना। जैसे कि मान लिया स्किन ही जुड़ा हुआ है, स्किन जुड़ा हुआ है मसल से, ठीक है ना। स्किन के नीचे क्या है? मसल्स है, उसके नीचे बोन्स है, तो सब आपस में कनेक्टेड है ना। तो उसको कनेक्ट कौन कर रहा है? कौन हेल्प कर रहा है कनेक्शन में? कनेक्टिव टिश्यू। फिर बॉडी खड़े है, ऐसा तो नहीं है कि अंगुली को निकाल देते हैं तो निकल जाता है, सब कनेक्टेड है, कहीं से भी कुछ निकलता नहीं है, चाहे कितना भी उछल लो कूद लो सब कनेक्टेड रहता है। तो ये कनेक्शन बनाता कौन है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैट्रिक्स। तो देखो जो भी टिश्यू होता है, उस टिश्यू के इंटरसेल्यूलर स्पेस में कुछ ना कुछ मटेरियल भरा होता है, ठीक है ना, जिसको ग्राउंड सब्सटेंसेस या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स या तो बहुत कम होगा या बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू में देखे कि इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत कम था। एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत कम था, तो स्पेस ही कम है तो मटेरियल भी कम ही होगा, ठीक है। तो वहां पर मैट्रिक्स का बात ज्यादा नहीं की, लेकिन यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेस ज्यादा होगा, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस में मैट्रिक्स भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर टिश्यू का जो फॉर्म होगा कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है कि वाटर के जैसा है, लिक्विड है, ये डिपेंड करेगा कि उसके इंटरसेल्यूलर स्पेस में सेल के बीच में जो जगह है उसमें किस तरह का मटेरियल भरा हुआ। अगर बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल भरा होगा तो टिश्यू हार्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगर बहुत लिक्विड टाइप का मैट्रिक्स भरा होगा तो वो लिक्विड टाइप का हो जाएगा, और सॉफ्ट मटेरियल भरा होगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि सेल के बीच में, टिश्यू के सेल्स के बीच में किस टाइप का मटेरियल जमा हुआ है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे ये टाइप ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को अलग अलग डिवाइड किया गया है। पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में क्या होता है? सॉफ्ट मैट्रिक्स होता है। सॉफ्ट मैट्रिक्स मतलब इसका जो इंटरसेल्यूलर सेल्स के बीच में जो मटेरियल भरा होगा वो कैसा होगा? सॉफ्ट होगा, ठीक है, मुलायम होगा थोड़ा। इसलिए हमारे स्किन के नीचे जो भी टिश्यू है वो सॉफ्ट है, ठीक है ना। जैसे कि है एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। ये एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे होता है। कैसा होता है अभी देखेंगे हम लोग। और इसमें फाइबर्स भी होते हैं। फाइबर्स मतलब इस तरह से धागे के जैसा एक प्रोटीन जमा होता है जो कनेक्ट करने का काम करता है, फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखो। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स जो होगा वो बहुत ज्यादा डेंस होगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा डेंस होगा। इसमें थोड़ा कम होगा इसलिए सॉफ्ट है, इसमें बहुत ज्यादा डेंस होगा मतलब घना होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब उसमें जो मटेरियल भरा हुआ है वो या तो रेगुलरली भरा होगा मतलब पूरा अरेंजमेंट के साथ, या फिर जैसे तैसे भरा होगा। अभी हम लोग देखेंगे सबका स्ट्रक्चर कि कैसे डेंस दिखता है। डेंस जो रेगुलर होगा, डेंस जो रेगुलर होगा वो रेगुलर एकदम अच्छे से सारे फाइबर्स अरेंज होंगे। जैसे एपिथेलियल टिश्यू में देखे थे ना, सेल अरेंज होता था एकदम, वैसे ही इसमें मैट्रिक्स में जो भी मटेरियल है, टिश्यू है, वो सब रेगुलरली अरेंज होंगे, लेकिन इरेगुलर में जैसे तैसे सब अरेंज होंगे, ठीक है ना। फिर हमारा जो हड्डी है जिसको बोलते हैं स्केलेटन, वो भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो उसमें मैट्रिक्स तो हार्ड है ही,
और साथ ही साथ उस पे मिनरल्स का डिपोजिशन भी है, कैल्शियम का डिपोजिशन है जो उसको एकदम हार्ड बना देता है। ठीक है ना। और इसमें जो मैट्रिक्स है वो क्या है? लिक्विड प्लाज्मा। जो ब्लड है हमारा, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है, वो कैसा है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, इसीलिए इसको बोले कनेक्टिव टिश्यू वास्कुलर। इसमें मैट्रिक्स जो होगा वो लिक्विड टाइप का होगा, लिक्विड मैट्रिक्स, इसलिए बह सकता है। लेकिन बोन्स बह सकता है क्या? नहीं। लेकिन लिक्विड ब्लड बह सकता है क्योंकि उसका मैट्रिक्स कैसा है? लिक्विड टाइप का है और उसमें फाइबर्स नहीं होते। ब्लड में उस तरह का नहीं दिखता फाइबर्स के जैसा, रेसे के जैसा, इस तरह। ठीक है। तो ये टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। हम लोग एक एक करके सारे के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो देखो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू का पहला टाइप, कनेक्टिव टिश्यू का पहला टाइप जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अब जो भी कनेक्टिव टिश्यू होगा उसमें तीन चीज रहने वाला है, तीन चीज जरूर रहेगा। एक फाइबर, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा सेल्स। कोई भी कनेक्टिव टिश्यू तीन चीज से मिलकर बना रहेगा। ठीक है ना। अब उसमें हो सकता है कि कोई चीज कम हो लेकिन रहेगा तीनों। मेनली अगर कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें सेल तो रहेगा ही, क्योंकि टिश्यू है तो सेल तो रहेगा ही। और सेल्स के बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है उसमें या तो फाइबर्स रहेगा या फिर मैट्रिक्स रहेगा। फाइबर्स रहेगा या फिर मैट्रिक्स रहेगा। तो किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल रहेंगे, फाइबर्स रहेंगे और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किस टाइप का रहेगा वही डिसाइड करेगा कि किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। सेल तो सब में रहेगा। सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस कितना है, उसमें मैट्रिक्स कितना भरा हुआ है, कितना फाइबर्स है, ये सब डिसाइड करेगा कि कनेक्टिव टिश्यू का कैसा टाइप होगा। ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पे ये दो टाइप सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का बताया गया है। फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें क्या होगा, मैट्रिक्स ज्यादा होगा और फाइबर कम होगा। मैट्रिक्स ज्यादा होगा और फाइबर कम होगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर ज्यादा होगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर ज्यादा होगा और मैट्रिक्स कम होगा। तो आगे देखते हैं कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है और इसमें किस टाइप के सेल्स मिलते हैं। ठीक है। तो ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का मतलब होता है जिसमें एरियोला प्रेजेंट हो। एरियोला, एरियोला मतलब होता है स्पेस। क्योंकि अभी देखे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जैसे जैसे अरेंज है टिश्यू में, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जैसे जैसे अरेंज इरेगुलरली, तो उसके बीच में ज्यादा स्पेस होता है। उस स्पेस को क्या बोलते हैं, एरियोला। ठीक है ना। उसी एरियोला के कारण क्या होता है, लूज हो जाता है टिश्यू। टिश्यू कैसा हो जाता है, लूज। तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी, स्किन के नीचे यही टिश्यू रहता है, एरियोलर टिश्यू। तो बॉडी में बहुत सब जगह लगभग पाया जाता है एरियोलर टिश्यू, इसीलिए लिखा है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ज्यादातर जगह पे एरियोलर टिश्यू तुम्हें मिल जाएगा। सारे स्किन के नीचे एरियोलर टिश्यू है। ठीक है ना।
मैक्सिमम इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट, इंटरसेल्यूलर सेल के बीच में जो जगह है वो बहुत ज्यादा होगा। जगह ज्यादा होगा तभी ना लूज होगा। अगर भरा होगा तो लूज कैसे होगा? नहीं होगा। तो फिर हार्ड हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ एरियोला बिटवीन द इरेगुलरली अरेंज सेल, जो भी जैसे तैसे अरेंज सेल है, इरेगुलरली अरेंज सेल है, उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको बोलेंगे क्या? एरियोला। इसमें और भी तरह का सेल्स पाया जाता है, मास्ट सेल, मैक्रोफेज, फाइबर्स और एल्सोप्रेजेंट। ये सब सेल क्या करता है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में दो टाइप का पहले टिश्यू देखे, लूज एंड डेंस। उसमें लूज के बारे में पढ़ रहे थे। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो तरह का टिश्यू है, एक एरियोलर और दूसरा एडिपोज। एरियोलर टिश्यू में देखे थे बहुत ज्यादा स्पेस। ये भी जो एडिपोज टिश्यू है उसी का बदला हुआ रूप है, उसी का बदला हुआ रूप है। ये भी स्किन के नीचे ही रहता है, स्किन के नीचे रहेगा। वही लिखे हैं, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। फिर नहीं, स्किन होगा, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लिखे मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू, मतलब जो एरियोलर टिश्यू था वही बदलकर क्या बना लेता है? एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू में बदलकर क्या करता है? फैट को स्टोर करता है। जो स्किन के नीचे फैट जमा होता है वो इसी टिश्यू में स्टोर होता है। ये जो टिश्यू दिख रहा है, इसमें जो सेल दिख रहा है, सेल में क्या भरा हुआ है? फैट। पूरे सेल में फैट भरा हुआ है और इसका न्यूक्लियस जो किनारे में, न्यूक्लियस बीच में नहीं है, वही लिखे पेरिफेरल न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस जो किनारे में हो। ऐसा ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है प्लांट सेल में भी, उसमें भी किनारे होता है, बीच में तो वैक्यूल रहता है। तो इसमें भरा होता है फैट, यही फैट जमा करके रखता है। जितना भी फैट जमा होता है शरीर में वो कहाँ जमा होता है? एडिपोज टिश्यू में। और एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है? स्किन के नीचे, ठीक है ना। जहां पर भी स्किन है सब जगह जमा हो जाएगा फैट, ठीक है। ज्यादातर पेट वाला एरिया में, ठीक है ना, क्योंकि ये ज्यादा मूव वगैरह नहीं करता है। अब हाथ ये सब में उतना फैट नहीं जमा होता है क्योंकि हमेशा मूव करते रहता है, यहाँ से फैट हमेशा खत्म होते रहता है, ठीक है। तो जब भी फैट जमा होता है तो ज्यादातर पेट के पास, क्योंकि यहाँ पर उतना मूवमेंट वगैरह नहीं होता। ये दो तरह का फैट होता है हमारे बॉडी में। व्हाइट फैट इसलिए होता है क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा तो एनर्जी भी कम बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी बनाना। तो जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा वो एनर्जी कम ही ना बनाएगा। और दूसरा होता है ब्राउन फैट। ब्राउन फैट के पास ज्यादा एनर्जी होता है क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है। तो दो तरह का फैट होता है, व्हाइट फैट और ब्राउन फैट। व्हाइट फैट को जो जमा करेगा उसके पास एनर्जी ज्यादा होगा, जो ब्राउन फैट को व्हाइट फैट में लेस एनर्जी और ब्राउन फैट में ज्यादा एनर्जी, ठीक है। सब वीडियो तो जैसे एपिथेलियल टिश्यू डिफरेंट टाइप्स के सेल से बने थे, वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला टाइप का टिश्यू है वो है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट ये सबसे ज्यादा पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू। और ये इसका काम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स बनाना। कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स होते, फाइबर्स समझो कि वो रस्सी है जो टिश्यूज को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। फाइबर्स क्या है? रस्सी है। रस्सी का काम क्या होता है? बांधना।
तो ये भी फाइबर्स क्या करता है, सारे टिश्यू को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो ये सबसे लार्जेस्ट टिश्यू ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, मतलब सबसे बड़ा भी है और सबसे ज्यादा भी पाया जाता है। सबसे बड़ा भी है और सबसे ज्यादा भी पाया जाता है। फंक्शन है प्रोटीन का फाइबर बनाता है। जो फाइबर बनाता है वो किस चीज का बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। इट कैन मॉडिफाई इनटू ओस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट ही बदल कर आगे चल के क्या बनाएगा, ओस्टियोब्लास्ट। ये ओस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, बोन्स बनाएगा हमारा। फाइब्रोब्लास्ट चेंज हो जाएगा किसमें, ओस्टियोब्लास्ट में, और ओस्टियोब्लास्ट बोन बनाएगा, बोन का सेल ओस्टियोसाइट्स बनाएगा। और कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाएगा कार्टिलेज। तो हमारा जो शरीर है स्केलेटन वगैरह उसमें ओस्टियोसाइट से बना हुआ है और कॉन्ड्रोब्लास्ट से। जैसे कान वगैरह जो बना हुआ है कार्टिलेज से बना हुआ है। तो कार्टिलेज को बनाने वाला जो सेल है वो कौन है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। बोन को बनाने वाला जो सेल है वो कौन है, ओस्टियोब्लास्ट। और ओस्टियोब्लास्ट कॉन्ड्रोब्लास्ट कौन बनाता है, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू का सेल है। ठीक है ना। तो सबसे पहला सेल ये था फाइब्रोब्लास्ट, और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है और बड़ा भी होता है। इसका ये इस टाइप का होगा। ये न्यूक्लियस है, इसमें ब्रांचिंग भी देखने को मिल जाएगा। और इस तरह से फाइबर्स निकालेगा। इस तरह से क्या निकालेगा, फाइबर। इस तरह का देखने को मिलता है फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है। मैक्रोफेज कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाला दूसरा टाइप का सेल है। ठीक है ना। ये क्या करता है, इसको हिस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं, स्कैवेंजर सेल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी देखते हैं। ठीक है। इसका शेप अगर देखा जाए तो अमीबा के जैसा दिखता है। ठीक है ना। ये हमेशा अमीबा के जैसा शेप चेंज करते रहता है। जैसे अमीबा जीता है वैसे ही ये भी जीता है। अमीबा भी अपने आसपास के जीवों को खा लेता है। ठीक है ना। ये भी अपने आसपास के जो भी है उसको मार के खा लेगा। इसका काम ही है वही शरीर का सफाई करना। दीज आर फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक उसको बोलते हैं जो किसी दूसरे सेल को मारकर खाता है। ठीक है। वही लिखे किल एंड डिस्ट्रॉय, या तो मार देगा या उसको बर्बाद कर देगा। ठीक है। मारकर बर्बाद करके बैक्टीरिया या वायरस, कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर कर गया हमारे बॉडी में तो उसको कौन मार के खाएगा, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज से बच गया तभी वो आगे बढ़ पाएगा। ठीक है ना। तो मैक्रोफेज बैक्टीरिया वायरसेस को मारकर खत्म कर देता है। ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइट। और कैसे खत्म करेगा, तो जैसे बैक्टीरिया खाता है ना, इंडोसाइटोसिस के द्वारा। इंडोसाइटोसिस के द्वारा किसी भी चीज को अंदर ले जाता है। ठीक है ना। और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे ही ये जब किसी सेल को खा रहा है तो उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। जैसे इस तरह का बताएं थे सेल में, कोई चीज आया तो इस तरह से मुड़ जाता है, फिर उसको एकदम इस तरह से घेर लेता है और फिर अंदर कर लेता है। ठीक है ना। और इसको फिर डाइजेस्ट कर लेगा। क्लीन द डेड एंड डैमेज सेल। और भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू में जो बहुत सारे सेल डेड होते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं, तो डेड सेल को हटाना है ना, तो डेड सेल को भी ये खाकर खत्म करेगा। ठीक है ना। डेड सेल को खाकर कौन खत्म करता है, मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज का नाम, ये डेड और डैमेज सेल को खाकर खत्म कर देता है और टिश्यू को क्लीन करता है, साफ करता है। मतलब टिश्यू के अंदर सब नया नया सेल होना चाहिए ताकि अच्छे से काम करे। तो पुराने सेल जो डैमेज सेल है उसको खाकर
उसको क्लीन कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्कैवेंजर सेल। स्कैवेंजर वही जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाकर खत्म कर दे, क्लीन कर दे। ठीक है, तो मैक्रोफेज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है हमारे बॉडी का, क्योंकि ये अगर नहीं रहता है तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया आसानी से अटैक कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये है थर्ड टाइप ऑफ सेल जो कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, इसका नाम है मास्ट सेल। मास्ट सेल का काम क्या है? सेक्रेशन ऑफ हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। मतलब ये कुछ अलग अलग टाइप के सेक्रेशंस, केमिकल्स निकालता है जो हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है, पहली बात अगर शेप देखें तो ये भी अमीबॉइड शेप है, अमीबा के जैसा दिख रहा है, और इसमें न्यूक्लियस जो है एस शेप्ड है, और इस न्यूक्लियस में 3 लोब जैसे स्ट्रक्चर है। मेन इसका फंक्शन समझना है। इसका फंक्शन है हिस्टामिन सेक्रेट करता है, सेरोटोनिन और हेपारिन और मैट्रिक्स। तो हिस्टामिन कब सेक्रेट करेगा? हिस्टामिन का काम क्या है? हिस्टामिन क्या करता है, जब भी मान लो कोई इन्फेक्शन हुआ है, कनेक्ट टिश्यूज के बीच में कोई बैक्टीरिया या वायरस गया, ठीक है ना, या किसी भी तरह का एलर्जी कॉज करने वाला मटेरियल चला गया, ठीक है ना, जैसे कभी कभी कहीं का हवा ही अच्छा नहीं लगता है, कहीं का पानी ही एलर्जी कॉज कर देता है। तो कुछ भी एलर्जी कॉज करने वाला या फिर बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी आया तो क्या होता है कि वहां पर जैसे ही मास्ट सेल को पता चलता है कि कोई फॉरेन मटेरियल आ गया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वहां पर का जो ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड बह रहा है उसको, उसके जो ल्यूमेन है जिसमें ब्लड बहता है, जो जगह है जिसमें ब्लड बह रहा है वो चौड़ा कर देगा। ठीक है ना। ब्लड वेसल्स के ल्यूमेन को, जैसे कि मान लो इसमें ब्लड बह रहा है, ठीक है ना, तो इसको बड़ा कर देगा, ठीक है ना, बड़ा कर देगा तो क्या होगा, उसमें ब्लड ज्यादा बहेगा ना, उसमें ज्यादा ब्लड बहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जहां पर भी उस तरह का इन्फेक्शन वगैरह होता है वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि वहां पर वैसोडाइलेशन कर देता है, मतलब ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है, डायलेट कर देना उसको बोलते हैं डायलेशन। तो वैसोडाइलेशन करता है तो उसके कारण होता क्या है कि वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, वहां पर ब्लड ज्यादा बहने लगेगा, ज्यादा ब्लड बहेगा उस जगह पे तो क्या होगा, वहां पर पहली बात तो वहां सारे ब्लड वेसल्स वाइड हो गए तो थोड़ा उठा हुआ फील होगा, मतलब स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, ठीक है ना, सूजन होगा। फिर वहां पर ज्यादा ब्लड बह रहा है तो रेडनेस दिखेगा, वहां पर कैसा होगा, रेडनेस दिखेगा। फिर ब्लड में गर्माहट होता है, ब्लड में गर्माहट होता है तो वहां पर फिर टच करोगी तो कैसा फील होगा, गर्म, ठीक है, और स्वेलिंग तो हो गए। तो ये सब एक तरह से बताता है कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन हुआ है तो पता चलेगा ना कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी को। फिर दर्द भी देगा, यहाँ पर दर्द भी कॉज करेगा, मतलब अगर कहीं पर दर्द किसी इन्फेक्शन के कारण या फिर किसी चोट के कारण दर्द हो रहा है तो उसका भी रीजन कौन है, मास्ट सेल। वो हिस्टामिन रिलीज करेगा तो तुम्हें पेनफुल फील होगा जहां पर सूजन है। तो ऐसा होता है, हुआ है ना। दिस टाइप ऑफ स्वेलिंग, इस तरह का जो स्वेलिंग है उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन।
तो इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, ठीक है ना, सूजन हो जाना। और सूजन होगा क्यों होगा? क्योंकि वहां पर ब्लड कैपिलरीज में ब्लड ज्यादा बह रहा है। क्यों बह रहा है? क्योंकि वो चौड़ा हो गया। कौन कराया? मास्ट सेल। कैसे कराया? हिस्टामिन रिलीज कर, ठीक है ना, हिस्टामिन रिलीज कर, ठीक है। तो देखो, अगर कहीं पे चोट लग गया, चोट लगने के कारण वहां पर फट गया स्किन, ठीक है ना, तो वहां से ब्लड बहने लगता है, वहां से ब्लड बहने लगता है। और अगर वहां पर और ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दिया जाए तब तो और ब्लड लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्लड लॉस को कम करने के लिए वहां पर क्या निकलता है? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, ये सेरोटोनिन क्या करेगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर करे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है कि ब्लड का जो ल्यूमेन है वो पतला हो जाएगा। ब्लड का ल्यूमेन पतला हो जाएगा तो उसमें से ब्लड वहां पर कम बहेगा। मतलब उस एरिया से ब्लड तो फ्लो होगा लेकिन कम होगा, ठीक है ना, जिसके कारण ब्लड लॉस कम हो जाएगा। इसका काम है ब्लड फ्लो को कम करना। बाय नैरोइंग द ब्लड वेसल्स डिक्रीजेस द ब्लड फ्लो एट द साइट ऑफ इंजरीज। इंजरीज मतलब जहां पर डैमेज हुआ है, चोट लगा है, जहां पर से ब्लड बह रहा है, वहां पर ब्लड फ्लो को कम करेगा। कैसे करेगा? ब्लड वेसल्स को पतला कर देगा, ठीक है ना। तो मास्ट सेल का तीसरा काम है हिपैरिन सेक्रेट करना। ये जहां पर भी इंजरी हुआ है, ब्लड बह रहा है, ठीक है ना, मेनली वहां पर तो सेरोटोनिन रिलीज हुआ था, लेकिन जहां पर इंजरी नहीं है, जहां पर इंजरी नहीं, नॉर्मल ब्लड वेसल, उसमें ब्लड बह रहा है, तो वहां पर अगर क्लॉटिंग हो गया तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं? अगर ब्लड बह रहा है, वहां पर ब्लड जम गया तो प्रॉब्लम होगा ना। तो ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है, ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है। तो नॉर्मली ब्लड में हिपैरिन रिलीज होते रहता है, ठीक है ना, मास्ट सेल के द्वारा। और वो क्या काम करता है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट। नेचुरल मतलब प्राकृतिक है, ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन के द्वारा बना के डाला गया है, ठीक है ना। हाँ, किसी में अगर हिपैरिन का कमी हो जाएगा तो उसमें डालना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट हमारे बॉडी में नेचुरली पाया जाता है, प्रोड्यूस होता है मास्ट सेल से। और ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग से, मतलब ब्लड को जमने नहीं देता। एक है जो ब्लड को जमाता है, उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। एक है जो ब्लड को जमाता है, जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। और ये जो हिपैरिन है, हिपैरिन ब्लड क्लॉट को रोकता है, ब्लड क्लॉट को होने नहीं देता है। क्योंकि जहां पर ब्लड बह रहा है वहां पर अगर ब्लड जमने लगा तो फिर तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, फिर ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका तीसरा काम है हिपैरिन का प्रोडक्शन। हिपैरिन क्या काम करता है? ब्लड को जमने से रोकता है। कहाँ पे? नॉर्मल ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स नॉर्मल है उसमें कुछ हुआ नहीं है, तो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो ना जाए, उससे ये रोकेगा। लेकिन जहां पर अगर कट गया वहां पर ब्लड क्लॉटिंग होना जरूरी है, तो वहां पर प्लेटलेट्स जाएगा, वो अलग टाइप का ब्लड सेल जो ब्लड को जमाएगा। वो जहां पर भी कट छट गया है वहां पर टेम्पररी रूप से एक क्लॉट जमा कर देगा। जो ब्लड क्लॉटिंग में देखते हैं ना कि ब्लड सूखा हुआ जमा हुआ दिखता है, तो वो अलग सेल का काम है। लेकिन मास्ट सेल क्या करता है? हिपैरिन प्रोड्यूस करता है और ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स।
तो कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग देखे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं और फाइबर्स होते हैं और मैट्रिक्स होते हैं। तो फाइबर्स बनाने का काम तो फाइब्रोब्लास्ट का था, वो फाइबर्स बनाएगा। देन मैट्रिक्स कौन बनाएगा? तो मैट्रिक्स मास्ट सेल भी बनाएगा। और इसके पहले जो मैक्रोफेज भी देखे, ठीक है ना। तो वही सब क्या करता है? मैट्रिक्स बनाने का काम करेगा। इसलिए लिखे हैं मैट्रिक्स प्रोडक्शन इज डन बाय मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करेगा? मैट्रिक्स बनाएगा। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का भी शेप कैसा होता है? अमीबा के जैसा, ठीक है। लेकिन इसमें न्यूक्लियस बड़ा सा होता है, लार्ज न्यूक्लियस। इसका काम क्या है? सेक्रेशन मतलब निकालना, प्रोडक्शन बनाना, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब ले जाना। मतलब एंटीबॉडी का बनाना और उसको निकालना और उसको पहुंचाना जहां पर उसका जरूरत है। कहां पर जरूरत होगा? जहां पर इन्फेक्शन है, जहां पर बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन है, वहां पर इन्फेक्शन के जगह पे ये ट्रांसपोर्ट करेगा एंटीबॉडी। तो बोले थे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है वहां पे, तो वहां पर ब्लड के माध्यम से एंटीबॉडी भी आएगा, तो बनेगा तब ना। तो बना के कौन देगा? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी देगा। ये एंटीबॉडी ही उस फॉरेन मटेरियल को, जो भी बैक्टीरिया वायरस है, उसको मारेगा, ठीक है ना। मारेगा या फिर रोकेगा। कुछ रोकने का भी काम करता है, कुछ मारने का काम करता है। और उसी टाइप का सेल है प्लाज्मा सेल। इसमें बस न्यूक्लियस कैसा होता है? गाड़ी के चक्के के जैसा, ठीक है ना। इसका भी काम वही है, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंटीबॉडी। और ये बनता कैसे है? यही सेल इसको बनाता है। लिम्फोसाइट ही प्लाज्मा सेल को भी बनाता है। यही डिफरेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल बनाएगा और इसका भी काम वही होगा, एंटीबॉडी बनाना और ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होगा? जहां पर इन्फेक्शन हुआ है, जहां पर एलर्जी हुआ है, वहां पर, ठीक है।